कुछ दिनों पहले जिला थरपारकर के इलाके मिट्टी में एक नौजवान की थाने में दौरान तफ्तीश मौत वाक़ हो गई थी। शब्बीर को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो उसकी टीम मुतासिरा खानदान से हक़ाइक़ जानने के लिए मिट्टी पहुंच गई। आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पारस मसरूर। शब्बीर तो देखेगा कि स्पेशल एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। शब्बीर ने देखा है डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के शहर मिट्टी में एक ऐसे नौजवान को जिस पर लगाया गया था चोरी का इल्ज़ाम, और फिर उसे पकड़ा गया और बगैर FIR कटे उसकी मौत हो गई थाने के अंदर। उसके लवाहिकीन ने FIR कटाने की कोशिश की लेकिन उनको बर वक्त इंसाफ नहीं मिला। हम जाएंगे, हम पुलिस से भी बात करेंगे, उसके घर वालों से भी मिलेंगे, उसके घर जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शदीद धूप और गर्मी में शब्बीर की टीम मजलूम की दाग रसी के लिए तपती रेत पर चलती हुई एक मकाम पर पहुंची तो उसने देखा कि भागचंद के सोगवार एक शामियाने में बैठे एहतजाज कर रहे थे और मुंतजिर थे कि कोई उनकी दाग रसी को पहुंचे। शब्बीर की टीम को देखकर उनके मुंह से बेख्तियार ये जुमला अदा हुआ, कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कोई देखे शब्बीर भाई देखेगा। जी नाजरीन, इस वक्त भागचंद के घर में हम मौजूद हैं। यहाँ पे इनकी सारी घर की औरतें सरापा एहतजाज हैं और जो भी कुछ हुआ बहुत जुल्म है और बर्बरियत है और इनका एहतजाज हम आप तक पहुँचा रहे हैं। भागचंद के लवाहिकीन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भागचंद की तबई मौत वाक़ हुई थी। भागचंद के लिए लगाए गए एहतजाजी कैंप में लवाहिकीन और रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद शब्बीर की टीम ने थोड़े ही फासले पर एक टीले पर बने भागचंद का रुख किया। इस छोटे से सहराई घर में भी हर तरफ उदासी ही उदासी थी। आचार्य जी धी जी शादी हुई, उनमें भी पैसा ॾिना आहिनि। पोइ ख़ुदा खां घणा ॾिना उहो ख़बर कोन्हे मूंखे घणा ॾिना। हुनखां अलावा हींअर जॾहिं हिन जे छोकिरे जी शादी हुई, शादी में हिन पैसा ॾिना त हुन हिसाब सां हुन पैसा ॿियनि माण्हुनि खां खयां हिन जी शादी में हिन हेल्प कराई। जॾहिं शादी में हेल्प कराई तॾहिं हुन चयो जॾहिं हीअ नियंट थींदी आहे, नियंट में तोखे पैसा वापसि ॾींदोसां। जॾहिं हिन नियंट हिनजी थी वई तॾहिं हिन आचार्य चयो त हाणे आऊं पैसनि में हींअर शादी में टुटी वियो आहियां, मूं वटि पैसा आहिनि कोन, हीअ ज़ेवर पिया आहिनि, हीअ ज़ेवर तूं खणी वञ, हीअ ज़ेवर पिया आहिनि, तूं ज़ेवर खणी वञ ऐं हिननि खे तूं गिरवी रखी, पोइ तूं हिन में तुंहिंजो पंहिंजो हींअर तूं कमु हला, हींअर पंहिंजो कमु हला। हीअ खणी वियो दुकान ते त हिन ते ओतिरा पैसा मिलिया कोन ते, हिन खे पैसा को माण्हुनि खे वधीक ॾियणा हुआ, वधीक ॾियणा। तॾहिं हिन जेको आहे हिन आचार्य खे चयो, या आचार्य जो छोकिरो गॾु हुनखे चयो यार हिननि में एतिरा पैसा मिलनि कोन था, वरी पैसा ॾियणा आहिनि। त हुन आचार्य जो जेको छोकिरो वेठो हुन चई त तूं ईअं कर, हीअ विकण, हीअ विकण, हीअ विकण विकण। तॾहिं हुन आचार्य जेको टोपी ड्रामो ठाहियो त हाणे बाबा हीअ टपड़ चोरी जा आहिनि। हुन खां पोइ जेको छोकिरे खे कुता ॻाल्हाए केॾां खणी विया, गाइब करी ॾिनो, केॾां वियो छोकिरो। 15 ॾींहं छोकिरो लापता हो। हुते वियासीं तॾहिं गेट ते वियासीं तॾहिं ताईं पुलिस वारे चई त मानी ॾींदा कंहिंखे, तव्हांजो माण्हू मरी वियो। मानी ॾींदा कंहिंखे, माण्हू तव्हांजो मरी वियो। अरे बाबा माण्हू छो मरी वियो, कंहिं कहिड़ी त हुनखे हार्ट अटैक अची वियो। एतिरा ॾींहं हार्ट अटैक आयो न, हुते पुलिस जेको हुई ठीकु आहे, संतरी हा संतरी चयो तव्हांजे छोकिरे खे बाबा हेतिरा ॾींहं हुनखे कॾहिं सूर्य कोन थियो ऐं हार्ट अटैक हुनते अची वियो। त हुते छा न को संतरी हो, न को ड्यूटी ऑफिसर हो, न को ॿिया को पुलिस वारा केरु कोन हो। असांखे FIR असांजी मर्ज़ी ते कटाए वञे, इहो हिन FIR ते असां मुतमइन आहियूं। ठीकु आहे, इंसाफ़ मिलणु घुरिजे, असांखे इंसाफ़ मिलणु। थाने में मां निकिरो कत्ल कया आहे, इंसाफ़ खपे, असांखे इंसाफ़ खपे, मुंहिंजो बच्चो बेगुनाह बेगुनाह। जी नाजरीन, शब्बीर की निशानदेही पर हम मिट्टी पहुँचे और यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कहानियाँ हमारे सामने आईं। एक बहुत ही दिलसोज वाक़या है। भागचंद यहाँ का इनके घर वाले आपके सामने मौजूद हैं, पीछे सरापा एहतजाज हैं और इनके मुताबिक भागचंद एक बहुत ही दोस्तयार आदमी था और छोटे से लेन देन के मसले पर, चूँकि बकौल इनके मुबैना तौर पर वो दरिया दिल आदमी था, मिस्त्री आदमी था, सबकी मदद करता था और अपनी पुप्पी के घर में ज़्यादा उसका आना जाना था। तो उन्हीं के घर में उनके पुप्पा के बेटे की शादी हुई और उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। भागचंद चूँकि पैसे देता रहता था, सबकी मदद करता रहता था, लेकिन उस दौरान उसके पास पैसे नहीं थे
تو اس نے ادھر ادھر سے لے کر ان کی مدد کی، اور بعد میں جو معاملات ہوئے وہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت ہم اس جگہ موجود ہے جہاں پر سوگ منایا جا رہا ہے بھاگ چند کی موت کا، اور مبینہ طور پر اس کی FIR کٹنے سے پہلے ہی تھانے میں موت ہو گئی۔ پولیس والوں کا ورڈکٹ ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے تھوڑی دیر میں ہی، ہم ابھی جائیں گے تھانے میں بات کرنے، مٹھی تھانے میں، لیکن ان کا کہنا ہے، اور انہوں نے جو FIR فائنل کٹوائی ہے جس میں SHO بھی نامزد ہیں، کہ تھانے کے اندر بھاگ چند کی موت ہوئی، اور یہ بالکل ایک ناانصافی کا سلسلہ ہے جو چل پڑا ہے یہاں پہ، اور یہ لوگ کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ اس فیملی کو انصاف ملے، بر وقت انصاف ملے، اور ہمارے ساتھ رہیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ اب شبیر کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا، لیکن اس سے پہلے جب شبیر کے نمائندے ساجد بجیر سے بات کی گئی تو انہوں نے سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس سارے کیس میں کچھ اہم سوالات اٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ساجد بھائی سے اور ان کی ماہرانہ رائے سے مستفید ہوتے ہیں۔ جی بتائیے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہوا، اس میں اصل بات کہاں چھپی ہوئی ہے، اور یہ سارے کیس میں وہ کون سے اہم سوالات ہیں جس کو نہیں دیکھا جا رہا؟ ورثہ کا یہی ابھی الزام جو سامنے آ رہا ہے کہ جب یہ اس کو جو ہے لاک اپ میں نہیں رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی جو جس پہ چوری کا الزام لگایا گیا، جس پر پولیس نے FIR کاٹی ہے، جو فقیر ہے ندیم فقیر، تو وہ بھی اس کے ساتھ گرفتار تھا۔ جب اس کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ بھی لاک اپ میں نہیں ہوئی، برابر میں جو ایک رپورٹنگ روم ہے وہاں پر اس کی ہلاکت ہوئی۔ لاش جو ہے جب اطلاع ورثہ کو ملی تو لاش وہاں پر پڑی تھی، لاک اپ میں نہیں تھی۔ تھانے پہ لاش رہنے کی وجہ سے وہ جو ہے اس پہ وہ جو نشانات تھے وہ بھی ضائع ہوئے، لیکن ورثہ کے بعد جو تصاویر موجود ہیں اس میں اس کی جو ہے یہ جو پسلیاں ہیں وہ ٹوٹی، وہ واضح پڑی ہیں، اور تشدد کے نشان کی تصاویر ان کے پاس موجود پڑی ہیں۔ تو اگر بر وقت یہ پہلے اگر FIR ہوتی، خود بندہ جو ڈکیتی ملزم تھا وہ اگر گرفتار ہوتا تو اس طرح کا معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ اس کے بعد جب گرفتار ہوا تو وہ لاک اپ میں رکھتے اور اس کی اس طرح کی تفتیش ہوتی تو شاید وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ورثہ نے 36 گھنٹے اگر لاش نہیں رکھتے، اگر یہ بر وقت پولیس جو ہے ان کے الزامات تھے اس پہ FIR کاٹتی، اور ورثہ کا ابھی تک الزام ہے کہ جو ہم نے نام لیے تھے اس میں سے کاٹ کر کچھ ناموں پہ FIR کی گئی ہے۔ اس کے بعد ملزم اگر گرفتار نہیں ہوئے، ان کو موقع ملا تو وہ جو عدالت سے انہوں نے ضمانت کرا لی۔ پولیس کا جو یہ کہنا ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اگر دل کا دورہ پڑا تھا تو NICVD مٹی میں موجود ہے، بڑا جو ادارہ ہے دل کا، وہاں لے جاتے ہیں، وہاں ایڈمٹ کراتے ہیں۔ اگر وہاں اسی ٹائم پر ڈاکٹروں کی رپورٹ آ جاتی تو بھی یہ معاملہ جو ہے پولیس پر اتنے الزامات نہیں لگتے یا یہ معاملہ خراب نہیں ہوتا۔ شبیر کی ٹیم تھانے پہنچی تو علاقے کے SSP نے شبیر کو جو تفصیلات بتائی تھی وہ یہ ہے۔ جی ڈسٹرکٹ تھرپارکر مٹھی SSP آفس میں ہم موجود ہیں، حسن صاحب سے ہم بات کریں گے جو کہ بھاگ چند کا پورا کیس ہیڈ ٹو ٹیل انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس سٹوری کو بیلنس کرتے ہوئے اوبویسلی ہمیں ان کا موقف چاہیے تھا، کیونکہ بھاگ چند کے جو لوائقین ہیں ان کے اپنے الزامات ہیں، اپنی چیزیں ہیں، لیکن چیزیں جو کہ پروسیس کے ساتھ چلیں گی قانون کے حساب سے، وہ ہمیں حسن صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ بات کرتے ہیں SSP حسن صاحب سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک لیگل پروسیس کی وضاحت کر دوں کہ جب بھی تھانے کے اندر کسی کی کسٹوڈیل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں مجسٹریٹ کو آگاہی دی جاتی ہے، اور اس میں 176 کی CRPC کی کارروائی مجسٹریٹ کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو مجسٹریٹ صاحب وہاں پہ آئے، انہوں نے 176 کی کارروائی کا آغاز کیا، تو بھاگ چند کے لوائقین کی جانب سے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، وہاں تھانے کا گھیراؤ کر لیا گیا اور مجسٹریٹ صاحب کو اس کارروائی سے روک دیا گیا۔ کہ انہوں نے تصویریں وغیرہ کھینچی تھیں، انہیں دے سیٹ کے تشدد ہوا ہے اور کچھ پسلیاں یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی باتیں ہیں۔ جہاں تک آپ میڈیکل کا کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کیا فیئر ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبان پہ ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر صاحبان کی جو میڈیکل ہوتی ہے وہ جوڈیشری بھی انہیں کو مانتی ہے، ساری چیزیں انہیں کو مانتی ہے، اور ہمیں بھی انہیں کو ماننا ہوتا ہے جو ان کی رپورٹ آتی ہے۔ اور جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ نشانات ہیں، یہ کوئی میڈیکل کی رپورٹ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آپ کو پڑھ لینی چاہیے، اپنے ویورز کو بھی دکھانی چاہیے کہ جو چیز ہے اس پہ واضح کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نو سائنز آف ٹارچر۔ جس وقت بھاگ چند کے لواحقین تھانے پہنچ کر احتجاج کر رہے تھے، شبیر کے نمائندے سجاد بجیر بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے ان مناظر کو کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ یہ ہیں وہ مناظر۔
शब्बीर ने देखा थर के सहरा में एक ऐसी फनकारा जिसे ढोल बजाने के अलावा इलाकाई गीत से भी शदीद मोहब्बत है। अभी हम मौजूद हैं थरपारकर डिस्ट्रिक्ट मिट्टी में मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शब्बीर तो देखेगा कि राइटर जावेद साहब मौजूद हैं। इनका एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ रहता है। जावेद साहब, अभी हम मरियम नाज से मिलने जा रहे हैं। यहाँ सुना है कि वो ढोल बजाती हैं। शब्बीर ही ने बताया था कि भाई जाइए देखिए ढोल बजाती हैं। तो ख़वातीन का ढोल बजाना कम है पाकिस्तान में। बिल्कुल। एक खातून शायद पंजाब में है, वो काफ़ी फेमस है। और ये देखिए इस इलाके में बैठ के ये काम कर रही हैं। खुदा करे को मिल जाए तो देखते हैं। आइए तलाश करते हैं उनको कि कहाँ है वो। ये मेरे ख्याल ये जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ देख रही हैं चौंदड़ा कहलाती है मेरे ख्याल से ना। जी जी, इसी में कहीं घर है आगे। बिल्कुल। अब चलते हैं देखते हैं। शब्बीर की टीम एक दिन मरियम नाज नामी फनकारा को ढूंढने निकली तो रेत के बड़े से टीले पर फूस की एक छोटी सी झोपड़ी में रिहाइश पजीर फनकारा से मुलाकात हो गई। ये है वो मनाज़िर। वाह वाह वाह। मरियम नाज ने शब्बीर को बताया कि वो ढोल पर शादी ब्याह के गीत भी गाती है और ढोल भी खुद ही बजाती है। अभी मुझे उस्तादों ने सिखाई है। अभी ये जो है फन है, ये समंड है, इसका कोई पार नहीं है। अभी तो मैं ये नहीं बोलती हूँ मैं उस्ताद हूँ, नहीं उस्तादों की मुझे दुआ। क्या बात है। उस्ताद कौन है आपका, किससे सीखे हैं आप? मेरा उस्ताद सुमार खान है। सुमार खान। जी हाँ। अच्छा माशाल्लाह। और कहाँ परफॉर्म किया आपने? मैंने परफॉर्म कराची हैदराबाद में किया है। अब तक तो बड़ा तो मौका नहीं मिला है, छोटे छोटे मौके मिले। अभी शादी मुरादी में जा रही हूँ, गोटू गांव में जा रही हूँ। बड़ा मौका जो मुझे मिले वो नहीं मिला। कुछ देर अपनी बैठक में शब्बीर को अपने फन का जादू दिखाने के बाद मरियम ने खुले आसमान के नीचे भी अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दिखाई। अभी इसके आधा कट वाला है। शब्बीर का कहना है कि इलाकाई फनकार शदीद माली और माशी कमी का शिकार रहते हैं। इसके अलावा कम ही फनकार ऐसे होते हैं जिन्हें सरकारी सतह पर पहचाना जाए। उस दिन मरियम के साथ मकामी रेडियो पर काम करने वाले एक साथी फनकार भी मौजूद थे जिन्होंने शब्बीर को मरियम के फन के बारे में बताया था। खुद बजा के खुद गाती है, ये बड़ा मुश्किल होता है कि खुद बजाए और गाए, लेकिन ये बजाती है गाती है। माई भागी थर का बड़ा नाम है। उनकी ज़ात से इनका ताल्लुक है, उनकी रिश्तेदार है। माई धाई जो गा रही है उनकी भी रिश्तेदार है। और इसमें बड़ी खासियत है कि ये बड़ा जो ढोल है ये शादियों ब्याह में मलाकों में ऐसे बजाती है बड़ा ढोल। उसमें मुख्तलिफ रिदम बजाती है, एक नहीं होती है। कुछ फनकार हमारे लेडीज सिंगर बजा रही है वो एक ही रिदम होता है, इनके बहुत रिदम बजाती है। बड़ा टैलेंट है। लेकिन ये सहराए थर में पाकिस्तान के उस इलाके में जो दूर दराज है, यहाँ न पानी है न रहने की सहूलत है, कोई भी सहूलत मुयसर नहीं है। शब्बीर का कहना है कि माई ढाई खानवादे से ताल्लुक रखने वाली इस फनकारा की बड़े पैमाने पर पजीराई होना चाहिए। सरकारी सतह पर होने वाले प्रोग्रामों में मरियम नाज की शिरकत चार चांद लगा सकती है। शब्बीर का ये भी कहना है कि हमारे मुल्क के लोग फनकारों की कदर न की गई तो उनमें मजीद मायूसी फैल सकती है। ये दरवेश सिफत फनकार सिर्फ अपनी पहचान चाहते हैं, क्योंकि उनको जो सलाहियत वदियत की गई है वो रुपए पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि एतराफी बोझ से मोल जरूर ली जा सकती है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मिट्टी में एक बुजुर्ग का मजार देखा है और उस मजार की खास बात यह है कि उसके मुतवल्ली कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू है। हमारे मजहब में कोई फर्क नहीं है रंग नस्ल का, मजहब का। और यहाँ एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है मोहन लाल भाई ने कि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी मज़ाहिब के लोग यहाँ रह रहे हैं वो सब यहाँ हाजिरी देते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, अमन व अमान से रहते हैं। और ये अमन व अमान और प्यार मोहब्बत का दर्ज जो ये दे रहे हैं और कायम कर रहे हैं अपने किरदार से और अपने तमाम जो यहाँ पे इनके मामलात हैं, लंगर कराना, रोज़े अफ्तार करवाना और सबको वेलकम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चूँकि ये बुज़ुर्ग दीन इस्लाम से हैं, ताल्लुक़ है इनका, और आप जो है हिंदू मज़हब से, तो यहाँ पे आम जो लोग हैं जो इस्लाम के उसमें है, तो क्या उन्होंने कभी एतराज़ किया, कभी कोई ऐसी चीज़? नहीं, हमारा जो है
डिस्ट्रिक्ट सरकार कर वो एक ऐसा घर है कि उनके दरवाजे नहीं लगे हुए हैं और सारे इकट्ठे रहते हैं एक भाईचारे के हवाले से। हम जब छोटे थे तो हमें ये पता नहीं था तो ये कोई मुसलमान है, ये कौन है, वो कौन है, हम उनको यही कहते थे चाचा मामू। ये हमारे जो सरकार के हवाले से बड़ी मोहब्बत है और हर एक आदमी ये कहता है कि ये मामा है, तेरा चाचा है, अम्मी अबू वाले ये उन्होंने दर्द ये दिया था। और ये मोहब्बत का दर्द है कि हमारे यहाँ सरकार के अंदर कोई रंग नस्ल का कोई नहीं है। हम होली दिवाली साथ खेलते हैं, ईदें भी साथ हम मनाते हैं। बिल्कुल हमारे में ये है ही नहीं कि ये मुसलमान है, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। शब्बीर ने मजहबी रिवादारी और भाईचारे की इस मिसाल का तहे दिल से खैर मकदम किया है। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं शब्बीर के नुमाइंदे साजिद बजीर के साथ और वो हमें बताएंगे इस दरगाह की क्या हिस्ट्री है और क्या मामलात हैं। पूछते हैं साजिद भाई से। जी, सरपारकर जो मजहबी हम आहंगी के हवाले से बड़ी मिसालें रखता है। इसमें सरपारकर के शहर जो मिट्टी है उसमें 11 जो है मुस्लिम बुजुर्गों की दरगाहें हैं और इस तरह मुख्तलिफ जो आप जहाँ पे छठों में जाएंगे तो मुख्तलिफ पुरानी जो है बरसों पुरानी जो दरगाहें हैं जिसमें बड़ी तारीखी जो कब्रिस्तान भी मौजूद है। तो ये हिंदू बरादरी और मुस्लिम, क्योंकि सरपारकर में जो हिंदू बरादरी स्टेट में रहती है तो ये अपने अकीदे के हिसाब से जो है वो दरगाहों की जो है वो देखभाल भी करते हैं। बहुत सी दरगाहों में ये कासम शाह दरगाह, इसके बतौली जो है वो भी हिंदू है। इस तरह बाकी दरगाहें जो उनकी देखभाल का काम, मरम्मत का काम, लंगर न्याज करना, ये मेले लगाना, ये सारे काम जो हिंदू बरादरी करती है और ये बरसों पुरानों से जो है सर की रिवायत है। मजहबी जो तजाद आते हैं या इख्लाफ आते हैं उनको उनसे हटकर सरपारकर में ये रिवायत मौजूद है कि हिंदू मुस्लिम जो है अपने सारे, जिस तरह हिंदू होली आती है, उनकी दिवाली आती है, मुस्लिम लोग जो इकट्ठे होते हैं, इस तरह वो हमारी ईदों में इकट्ठे होते हैं, इस तरह मिल के जो है ये रहते हैं। और सरपारकर जो पुरअमन इलाका है उसमें कहा जाता है सबसे मतलब बड़ा किरदार जो है वो हिंदू बरादरी का है, क्योंकि ये पुरअमन लोग हैं और सरपारकर में ज़्यादा जो है वो हिंदू ही बसते हैं, कारोबारी लोग भी हैं और मजहबी हवाले से ये भी जो है पुरअमन लोग हैं। हज़रत कासिम अली शाह के मज़ार पर एक खूबसूरत मिसाल कायम की गई है। माली बरादरी के ये लोग, मोहनलाल जो कि मुतवल्ली हैं, ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे तमाम हिंदू बरादरी, मुसलमान बरादरी मिलजुल कर रहती है, प्यार मोहब्बत से रहती है और यहाँ जितने त्यौहार हैं वो मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से गुजारे जाते हैं। चाहे वो मुसलमानों के त्यौहार हों, चाहे वो हिंदू मज़हब के त्यौहार हों, यहाँ सब लोग अपने इज़हार अक़ीदत करने आते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और यही वो पैगाम है जो हम तक और आप तक पहुँचना चाहिए और हमें इस पर अमल करना चाहिए। शब्बीर ने देखा है मिट्टी शहर में पुरसुकून और मोहब्बत से भरा हुआ ये दरबार, जहाँ सब लोग आकर अपने दिल का राज बयान करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, अमन से रहते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने हवेलिया में एक ऐसे खानदान को देखा है जहां बेटी की शादी पर तनाजा खड़ा हो गया। कुछ लोग चाहते थे कि बेटी की शादी खानदान से बाहर न हो, लेकिन मां और बेटी अपनी मर्जी चलाना चाहते थे। इस कहानी की तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। एक दिन शब्बीर ने देखा कि खैरून बीबी किसी बंगले से काम के बाद दूर से पैदल चलती हुई आ रही थी। ये एक सरसब्ज गांव था जिसकी पगडंडी के दोनों जानिब कच्चे घर और खेत थे। खैरून बीबी अपने घर में दाखिल हुई तो उसकी 20 साला बेटी बिस्मा कुछ खामोश खामोश सी थी। क्या हुआ बेटी? भाई कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं अम्मा, पता नहीं, बता के नहीं गया। कोई आया तो नहीं था? उमैर आया था। अकेला आया था? वो क्या लेने आया था? तुम्हारे चाची साथ थी? नहीं, अकेला आया था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। ये क्या बात हुई? क्या मतलब क्या कह रहा था अम्मा? तुम जानती तो हो, आके धमकी दे रहा था मुझे कि अगर मेरे सिवा तुमने किसी से शादी का सोचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कौन है? शादी करने वाला? इतनी मोटी गाली दूंगी ना, दिमाग सही हो जाएगा इन लोगों का, पूरा खानदान याद रखेगा। अम्मा गाली से क्या फायदा होगा? तुम जाके सच्ची से साफ साफ बात करो।
कि निदा उनके बेटे से शादी नहीं करेगी। बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, सोच समझ के बात करनी पड़ती है। अम्मा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए, आप जाओ और जाके उनसे बात करो। तू फिक्र न कर बेटी, मैं जाके उनका दिमाग कैसे सेट करती हूँ ये याद रखेगी। देखना, अभी मैं जाती हूँ, तुम खाना बनाओ, भाई तुम्हारा आने वाला है, देखना मैं क्या करती हूँ। ठीक है। बिस्मा की माँ खैरून ने चादर संभाली और 2-4 घर छोड़कर अपनी देवरानी के घर पहुंच गई, जो अपने बेटे उमैर के साथ कुछ गप्पियां कर रही थी। देखो उमैर, मुझे बीसी खुली है ना, इससे ये सोफे ले लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब जो दूसरी हमारी बीसी खुलेगी ना, इससे इंशाल्लाह कारपेट लेंगे। इंशाल्लाह। अरे देखो दरवाजे पे कौन है, जा। अम्मी जान देखें कौन आया है। अरे भाभी आए आए बैठे, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अरे अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे हम। क्या बात है, आज देर से आई हैं आप? हाँ, मेहनत मजदूरी करने में टाइम तो लगता है। आज बिस्मा के अब्बू जिंदा होते तो मुझे काम नहीं करना पड़ता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाभी सही कह रही है, अगर भाई साहब होते तो आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अरे उमर, भाई को सलाम भी नहीं किया, तो जा जाके चाय बना के ला। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। उमर जाने लगा तो उसकी ताई उसे घूर कर देखती रही। देवरानी भी भाभी के तेवर समझ गई। मैं तुमसे एक बात करनी आई, ये जाए यहाँ से तो फिर मैं बात करूँ। भाईजान अगर से मेरे बारे में बात करनी है तो मेरे सामने ही कर दे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा चल जा, वैसी बातें नहीं बना, चाय बना के ला, जा। खैर तो भाभी, जमीला तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी घर पे अकेली होती है, हम सब काम पे चले जाते हैं, तो तुम्हारा बेटा मेरी गैर मौजूदगी में आता है। तो भाभी क्या हुआ, घर का ही तो बच्चा है, अभी बिस्मा को भी पसंद करता है, और अगर भाई साहब जिंदा होते तो अब तक तो इन दोनों की शादी हो चुकी होती। क्यों हो चुकी होती? हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी है क्या? नहीं, रिश्तों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन हमारी उम्र में भी क्या कमी है मुझे नहीं पता, लेकिन बिस्मा को पसंद नहीं है उमर। वाह भाभी वाह, अभी से तुमने उसको इतना मॉडर्न बना दिया कि पसंद नापसंद करने लगी वो। खैर मैं बहस नहीं करना चाहती, इस मौजू पे कभी बात नहीं करना। भाभी तुम्हारी आंखों में तो है ना। खैर मैं क्या बोलूं, देखती हूँ कौन करता है आपकी बेटी से शादी। मेरी बेटी से शादी कोई करे या ना करे, तुम्हारे बेटे से नहीं करूंगी मैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। खैरून गुस्से में घर से बाहर निकल गई। उमर, उमर। फिर जमीला ने अपने बेटे को आवाज दी तो वो चाय लेकर आ रहा था। अरे अम्मी ये क्या, ताई अम्मी गई और ये चाय? बाहर में जाए चाय, तूने सब कुछ सुन लिया ना? नहीं तो बिस्मा की तेरे से शादी नहीं करने वाली वो, समझ आई? और तू अपनी हरकतें भी तो नहीं छोड़ता है। क्या कमी है मुझ में? क्यों, तुझे कुछ पता नहीं है? ये लुच्चे लफंगे लड़कों के साथ बैठना उठना, ये नशा करना। अम्मी जान आप क्या हर बार नशा नशा करती रहती हैं, आप रहने दें, आप जो है ना बात नहीं करें, मैं खुद जाके बात कर लूंगा बिस्मा से। कोई जरूरत नहीं है तुझे उसके पास जाने की, वो यही शिकायत करने आई थी तो उनकी गैर मौजूदगी में इनके घर जाता है, और मैं खुद आखिरी बार उससे बात कर लूंगी। और अगर फिर भी ताई नहीं मानी तो? फिर देख तू मैं क्या करती हूँ। देखते हैं। खैरून ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपने 4 बेटों पर एक लौती बेटी को मिडिल तक पढ़ाया, बिस्मा, जो कि एक और गांव के लड़के को पसंद करती थी, और उसकी मां को भी इस पर कोई एतराज नहीं था। लेकिन बिस्मा की चची इस खोज में लगी हुई थी कि उसकी भाभी अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तो नहीं करवा रही। एक दिन शब्बीर ने देखा कि बिस्मा का भाई घर में दाखिल हुआ तो उसकी मां ने सवालात की बौछार कर दी। तुम सारा सारा दिन कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें कोई काम बोला था, हुआ कि नहीं? अम्मा सारे काम हो गए, जिसको एडवांस देना था वो मैंने दे दिए। आप बस ऐसा करना कि थोड़े से लोग बुलाना बारात में। अरे मैं कौन सा पूरा गांव बुला रही हूँ, बस 20-25 लोग बुलाऊंगी। और हाँ, वो चाची को बता दिया? नहीं नहीं, मिठाई लेके जाऊंगी ना, बता दूंगी। कोई जरूरत नहीं है अम्मा, बस निकाह से एक दिन पहले मिठाई लेके चली जाना। आप जानती तो हैं चच्ची को, कहीं ये खबर सुन के कोई तमाशा ना करे। अरे क्या तमाशा करेंगी, हमने उसकी बैग चुराई है क्या?
तमाशा करेंगी? अम्मा ये कुछ पैसे बचे हैं, मैंने सारे एडवांस दे दिए और ये अपने पास रख लो। जी फिर हो बेटा। अम्मा ये तो चली जाएगी शादी करके, फिर हमारा दिल कैसे लगेगा? बेटा बेटी ने तो एक दिन अपने घर जाना होता है ना। हाँ माँ तो सही कह रही है। आज मैं अपनी बच्ची को प्यार तो कर लूं। अम्मा तूने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ हाँ ज्यादा फिल्मी डायलॉग ना मार, अपने हाथ पीले कर और जा अपने घर। देख लेना भाई, जिस दिन मेरी शादी होगी ना उसके अगले दिन से तुम ही मेरे घर के बाहर आके खड़े होगे। हाँ जाओ अब चाय पिलाओ और जान छोड़ो। मैं चाय बना के रखती हूँ। बिस्मा की माँ अपनी बेटी की बात पक्की होने की मिठाई लेकर देवरानी के घर गई। देवरानी को जैसे सांप ही सूंघ गया। उसने सूखे मुंह मुबारकबाद दी। ऐसा लग रहा था कि हसद की आग उसे बुरी तरह जला रही है। बिस्मा की माँ ने दरवाजा खटखटाया तो देवरानी ने दरवाजा खोला। कौन? अरे भाभी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए, सब खैर से? चलिए अंदर चलिए, अंदर चलिए। आए भाभी बैठो। सब खैरियत तो है? क्या बात है, किस चीज की मिठाई लेकर आई है? अरे जमीला, बिस्मा का रिश्ता पक्का हो गया है। क्या? बिस्मा का रिश्ता पक्का हो गया और हमें अब पता चल रहा है? क्या हम क्या थोड़े चमार हैं? ऐसी बात नहीं है। तू मिठाई तो खा, पहले मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरा मजाक उड़ा रही हो? भाभी तुमने मेरी और मेरे बेटे की जो बेइज्जती की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अपनी मिठाई उठाओ और जाए यहाँ से। मुझे पहले ही पता था तुम ऐसा ही करोगी। बिस्मा ने मुझे मना किया था मेरी चाची के पास मत जाए। मेरी शामत आ गई थी कि मैं अपनी ऐसी की तैसी करवाने आ गई। जो औरत अपनी सगी भतीजी के रिश्ते में खुश नहीं है, उस औरत से मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है। हद हो गई है। अल्लाह हाफिज। 100 बार खुदा हाफिज। और हाँ, जाते जाते एक बात सुन ले, मैं भी देखती हूँ ये शादी होती कैसे। धमकी दे रही हो? अब धमकी है तो धमकी सही। क्या करोगी? मेरी बेटी को गोली मरवा दोगी या मेरे दामाद को पिटवाओगी अपने बेटे गुंडे से? ये तो वक्त बताएगा। और आप जाएं यहाँ से। हाँ हाँ वक्त बताएगा। मैं भी देखती हूँ तू क्या करती है। बस जाएं जाएं जाएं। आइए बड़ी मुंह मीठा कर ले। चची की तरफ से धमकियों के बावजूद बिस्मा की शादी कर दी गई। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक उसकी चची को यह एहसास हुआ कि ताल्लुकात बहाल कर लेने चाहिए। एक दिन बिस्मा घर में अकेली थी तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मैं जमीला, तेरी चाची। बेटा दरवाजा खोल। बिस्मा कुछ सोच में पड़ गई और फिर वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अपनी चाची का मुंह तकने लगी, लेकिन उसी लम्हे बिस्मा की चाची ने उसके पांव पकड़ लिए। जी बेटा बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे माफ कर दे बेटा। देख उमेर भी तुझसे माफी मांगने आया है। अरे चाची आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? खड़ी तो हुई। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मी और भाई तो है नहीं, लेकिन आप अंदर आए। आप भी आए भाई। बिस्मा की चाची घर में दाखिल हुई तो घर की सफाई सुथराई और बिस्मा की सलीका मंदी देखकर हैरान हो गई। बैठो चाची। माशाअल्लाह कितनी सुगर हो गई है मेरी बच्ची, कितना अच्छा घर लग रहा है। और ये क्या बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई आप क्यों खड़े हैं? बैठे ना। मेहरबान। चाची सालन बना रही थी, बन गया होगा, लेकर आऊं आपके लिए? भाई आप भी खाएंगे? मेहरबानी। मम्मी और मैं खाना घर से खाकर आएंगे। तो मैं चाय बना के ले आती हूँ, चाय तो पियेंगे? बिल्कुल। हाँ हाँ जरूर बेटा, चाय पियेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, चाय मैं बनाऊंगी। ये गिने मेरे हाथ की चाय तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? क्यों नहीं सच्ची, मुझे तो आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है। एक काम करें, आप चाय बनाएं, मैं सालन उतार लेती हूँ। ये ठीक है। अच्छा तुम बैठो।
उस रोज कॉल करने पर बिस्मा का शौहर घर नहीं आया, लेकिन बिस्मा की चाची के घर से जाने के बाद बिस्मा ने खाना खाया और अपने घर के बाकी कामों में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद बिस्मा की शदीद तबीयत खराब हुई। खबर मिलने पर बिस्मा की मां फौरन घर पहुंची तो देखा कि बिस्मा के हाथ पांव ठंडे हो चुके हैं। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बिस्मा की मां को बताया कि उसकी मौत जहर खुरानी की वजह से हुई है। बिस्मा की मां का दावा है कि उसकी हासिद देवरानी ने बिस्मा को खाने में जहर दे दिया था। ये है वो तस्वीरें जब एक बेवा माँ की बेटी के हाथ पीले किए जा रहे थे, और ये है बिस्मा जिसे मुबैना तौर पर उसकी हासिद जालिम चाची ने खाने में जहर देकर हलाक कर दिया था। बिस्मा की मां की दरखास्त पर बिस्मा की चची और उसके दोनों बेटों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने सबको छोड़ दिया। बिस्मा की मां इंसाफ के लिए दुहाई दे रही है। मेरा नाम खैरून बीवी, मैं बेवा, मैं अब्टवाद वेलिया से रहने वाली हाँ। मेरी बच्ची ने रिश्ता मंगे, चाची मेरे रिश्तेदारों ने नकार हुई। मेरी बच्चियां जालमा मार सटे, हजार देख मेरी बच्चियां मार सटे। मैं वजीर आला इमरान खान में देर को इंसाफ हस किया, मेरी बच्ची ने इंसाफ नहीं किया गया। ये बातें भी सुन लीजिए। मेरी शादी हुई है जोजा बिस्मा बीवी नाल, नती दिन गुजरे ने शादी ने जालमा लोग जार दे के मेरी बीवियां कत्ल कर छोड़े और मुजरम इस चीज़ मान रहे ने। एक मफरूर हो गए नस्के ने, दुए जेला बैठे, लेकिन पुलिस नाल मिली पकोते असा इंसाफ चाहिए। इमरान खान साहब अगे सड़िए बोले कि असा इंसाफ दो, असल नाक जुल्म होए, असा जुल्म ने इंसाफ नहीं मिला। शब्बीर ने हवेलिया के गांव बटवाली में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है, और जिस मुबैना डाइन ने एक मासूम जिंदगी को मौत के घाट उतारा था, उसको सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और देखता रहेगा। शब्बीर के देखे हुए और वाकयात के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।